हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे, वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में सब जानेंगे कि कंपनी क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल अपने थ्रू द ईयर और फ्यूचर जो लाइफ साइकिल है, जितने भी लाइफ स्पैन होता है, क्यों वो अपने इसे फॉलो करते हैं और उससे क्या फ़ायदा होता है कंपनीज को। तो पहले उसके बारे में मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके फीचर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी कुछ असम्पशन एंड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। Principle of accounting are the general law. General law means they are universally applicable. चाहे कंपनी डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो या एमएनसी हो, है ना। तो जनरल लॉ है कि ये हर कंपनी में वर्क करेंगे, चाहे हर करेंगी, चाहे वो कंपनी डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो। और rules adopted or proposed as a guide to action a settled ground और basis conduct और practices। ये अडॉप्ट कहाँ से है? ये जो ACI है, जैसे ये जो डेफिनेशन है, ये थ्रू ACI है, यानी कि जो द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है, ये उनके थ्रू दी गई एक डेफिनेशन है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय। तो ये जो रूल्स हैं वो भी उन्होंने ही बनाए हैं, और वेरियस अदर एजेंसीज हैं जिन्होंने ये after very much of experience and research, they they develop these rules and क्यों बनाए हैं? ताकि वो हर एक बिजनेस को गाइड कर सकें। क्यों? ताकि वो अपने जो डे टू डे इवेंट ट्रांजेक्शन है उन्हें रिकॉर्ड करें, रिपोर्ट करें वो बिजनेस ट्रांजेक्शन, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ताकि जो प्रिपरेशन होती है, प्रेजेंटेशन हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, है ना, जितनी फाइनल अकाउंट्स होते हैं, कैश फ्लोज वगैरह, है ना, इन सब में एक यूनिफॉर्मिटी आए। यूनिफॉर्मिटी क्यों? अगर आप कभी किसी कंपटीटर से या किसी अपनी सब्सिडरी कंपनी से अपनी बैलेंस शीट वगैरह मतलब कंपेयर करोगे, या फिर कंपनी की ग्रोथ देखनी है, तो अब अगर वो कंपनी कोई और रूल अप्लाई कर रही है और आप कोई और, तो ये सही बात नहीं होगी। अगर आप कंपेयरिंग के मेथड के लिए अगर कोई रूल मतलब कंपेयरिंग के मेथड से आप देखें, तो कि कंपनी कोई और रूल इस्तेमाल कर रही है दूसरी वाली, और अपनी जो कंपनी है वो कोई और रूल इस्तेमाल कर रही है। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए सब कंपनी में ये जो प्रिंसिपल हैं या assumptions हैं, इन्हें फॉलो करने के लिए सभी को बोला जाता है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप refers to the rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transaction in order to bring uniformity। यूनिफॉर्म मतलब एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि प्रिपरेशन करने के लिए, कि ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी, अमाउंट आएगा, है ना। इसी तरह से अकाउंट का एक अकाउंट बनाने का एक प्रोफार्मा होता है। उस प्रोफार्मा के बेस पे ही, या स्टेटमेंट बनाने का प्रोफार्मा होता है, उसी बेस पे उन्हें प्रिपेयर किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। अब इनके फीचर्स करने पड़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइन फॉर रिकमेंडेड यूज। कि हमें एसेट ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए, या एसेट साइड ये होगी, या लाइबिलिटीज को ऐसे रिकॉर्ड करना है। क्योंकि अब जो बैलेंस शीट होती है वो दो तरह से बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, है ना। जो पार्टनरशिप पे बनाई जाती है वो बनाई जाती है हॉरिजॉन्टल, जो कंपनी बनाती है वो बनाती है वर्टिकल। तो इसी तरह से ही जो हर कंपनी या फिर पार्टनरशिप के थ्रू या उनके नेचर ऑफ अ कंपनी के थ्रू उनकी बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स की तरह मान लीजिए कि स्टैंडर्ड होता है कंपनी बाय कंपनी उन्हें बनाने के। सेकंड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। जो जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड हैं, सब मतलब आप जानते ही होंगे। क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है, रिसर्चर्स ये वगैरह है ना, इन सब की बहुत साल के ईयर और एक्सपीरियंस के रिसर्च के बेस पे ही ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बनाए गए हैं। द बेस्ट पॉसिबल सजेशन डिराइव फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड रीजन। ये जैसे कहते हैं ना कि
हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि आपने पहले कुछ किया, उसके ऊपर उस आपने रिसर्च की। एक आपने मान लीजिए कंपनी बनाई, उस कंपनी में रिसर्च की, फिर उसके ऊपर देखा कि हाँ कंपनी में ये फ़ायदा हुआ है, ये प्रिंसिपल अपनाने से, तो फिर वही चीज़ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने की है। फिर थर्ड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक बट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि जिस वर्किंग एनवायरनमेंट में वो कंपनी काम करती है वो फ्लेक्सिबल नहीं, वो फ्लेक्सिबल ही है, मतलब डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, स्टैटिक तो नहीं है। क्योंकि उस पर बहुत सारे फैक्टर वर्क करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, है ना। वो सारे फैक्टर उसी डायनेमिक इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। अगर मान लीजिए कोई न्यू पॉलिसी है ना अरेंज होती है, इकोनॉमिक न्यू पॉलिसी, या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी या मार्केट में आई, तो सारे फैक्टर क्या करते हैं, ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से हर कंपनी को अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ता है कभी कभार। तो ये जो प्रिंसिपल है ये स्टैटिक नहीं होते, ये चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए इन्हें फ्लेक्सिबल रखा जाता है। एंड दीज चेंजेस विद टाइम इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिसेस, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी हो, एंड नीड ऑफ द यूजर ऑफ अकाउंटिंग। जो गवर्नमेंट ने कोई बिल पास कर दिया कि हमें इस तरह से बैलेंस शीट बनानी है, या फिर हमें इस तरह से अपने एसेट्स को प्रिक्योर करना है, या है ना, या फिर उन्होंने डेप्रिसिएशन रेट में कोई फेरबदल किया है, तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड्स के वजह से भी हमें चेंज करने पड़ते हैं कभी कभार प्रिंसिपल्स को। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। जनरली एक्सेप्टेड डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल इट मीट द क्राइटेरिया ऑफ रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फीजिबल। रेलेवेंस मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर रेलिवेंट if the result in information that is useful to the user of accounting information। ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है जो उनके लिए इंफॉर्मेटिव हो, ताकि वो फ्यूचर डिसीजन ले सके। ऑब्जेक्टिविटी, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पर्सनल बायस। एंड फीजिबिलिटी, अकॉर्डिंग प्रिंसिपल आर फीजिबल इफ दे आर अप्लाइड विदाउट ए कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। फीजिबल मतलब आप जो रीजन को टच कर सकते हैं, मतलब आपने कोई गोल स्टैंडर्ड, या फिर मान लीजिए कोई भी आपने गोल या टारगेट रखा कि आपको दिन में इतने प्रोडक्ट बनाने हैं, मान लीजिए 1000 प्रोडक्ट बनाने हैं, पर आपकी इतनी एबिलिटी ही नहीं है, या फिर आपके पास इतना लेबर मटेरियल या फिर मशीनरी नहीं, तो फिर वो फीजिबल नहीं हुआ, फीजिबल गोल नहीं हुआ। तो वो ही फीजिबिलिटी का मतलब है। अगर आप अपने जो मतलब लेबर और रॉ मटेरियल और मशीन वर्किंग के हार के हिसाब से अगर आप अपना कोई गोल सेट करते हैं कि हमें दिन के 500 प्रोडक्ट बनाने हैं, और आप उसे अचीव भी कर सकते हैं, तो वो फीजिबल टारगेट होगा, और फीजिबिलिटी उसी का मतलब है। उसके बाद है अकाउंटिंग अजम्पशन एंड प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग अजम्पशन है 3 तरह की। पहली है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अक्रूवल कंसेप्ट। ये 3 तरह की तो अजम्पशंस हैं, और ये बाकी सब हैं इसके प्रिंसिपल। जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बिजनेस संडे प्रिंसिपल, मॉनेटरी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मेटरनिटी प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल, डुअल एक्सपेक्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, वेरिफिकल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल। तो पहले हम कुछ ये जो 3 अजम्पशंस हैं इनको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल, है ना। पहले अजम्पशंस क्लियर करते हैं। पहला अजम्पशन है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। द बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली। जो हम बिजनेस खोलते हैं तब पहले हम सोचते हैं कि हाँ हमें बिजनेस कैरी ऑन करना है फॉर लॉन्ग टर्म। हम हर कोई बिजनेस ये तो सोच के नहीं खुलता कि आज मैं बिजनेस खोलूंगा और 6 महीने चलाऊंगा और फिर बंद कर दूंगा। नहीं, हर कोई उस बिजनेस को रन करना चाहता है फॉर लॉन्ग टर्म, है ना। तो हमें शुरुआत भी वही सोच के करनी पड़ती है, ताकि जितने भी पहले लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम है वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फॉरसीबल फ्यूचर। फर्स्ट थॉट इन द माइंड, हमें अपने जो बिजनेस को कैरी ऑन करना है फॉर गोइंग, मतलब फॉरसीबल, जो हमने फ्यूचर देखा नहीं है पर हम उसके लिए प्लान करते हैं कि हमें आगे जाकर ये सब इसमें ऐड ऑन करना है, या फिर हमें ये सब इसमें कंट्रोल करना है। ठीक है, ये पहली अजम्पशन है कि हमें हमेशा बिजनेस को ये मान के चलना है कि हमें इस बिजनेस को कैरी ऑन करना है इन लॉन्ग टर्म बेसिस, नॉट अ शॉर्ट टर्म।
दूसरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है, अगर आप मान लीजिए एक 1 ईयर आप कोई प्रिंसिपल या अजम्पशन फॉलो करते हैं, या फिर आप इस तरह से अपने अकाउंट को मैनेज करते हैं, तो हमें 1 ईयर टू अनदर उस चीज को कंसिस्टेंट रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। क्यों बना के रखनी है? जिससे हम इजिली कंपेरेबल कर सके पास्ट ईयर से, है ना। और ये हेल्प भी करता है कि हमें फोरकास्टिंग करने भी, अगर हम किसी चीज में कंसिस्टेंट होते हैं तो हम अपने जो फ्यूचर है वो भी पॉसिबल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं फोरकास्ट? क्योंकि हम उस चीज में कंसिस्टेंट है। और उससे क्या होगा, अगर हम इसी तरह से कंसिस्टेंट बनाएंगे तो हम वहाँ उसका फिर हम फ्यूचर गोल भी सेट कर सकते हैं कि हम एज अगर इसी कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहेंगे तो हम अपना वो गोल भी कंप्लीट कर सकते हैं। थर्ड है accrual concept. The expenses are recorded in accounting period in which they help in earning the revenue would whether the cash is paid for them or not. हमें अक्रूवल कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए कि अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब क्या है। जो एक्सपेंसेस हैं वो हमें रिकॉर्ड करने चाहिए, चाहे हमने उसके लिए जो करंट ईयर के हैं, जो रिलेटेड ईयर के हैं, वो एक्सपेंसेस हमें रिकॉर्ड करने चाहिए, चाहे वो हमने पे किए हों या ना किए हों, चाहे वो आउटस्टैंडिंग में हों या पेड हो ऑलरेडी हो, या है ना। क्यों? क्योंकि उस समय फाइनेंशियल जो पोजीशन है ऑफ अ कंपनी उसे फाइंड करने में हेल्प करते हैं कि कंपनी एक्चुअली कहाँ लाया करती है इन द फाइनेंशियल पोजीशन। अगर अगर हम अभी के जो एक्सपेंसेस हैं उसे अगले ईयर में ट्रांसफर करते हैं, मतलब अभी के ना माने, तो उससे क्या होगा, अभी प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा, पर अभी हमारी जो फर्म है वो उस प्रॉफिट तक पहुंची नहीं है। तो ये एक तरह से एक विंडो ड्रेसिंग की तरह हो गया कि हमने झूठी इन्फॉर्मेशन अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, या गवर्नमेंट को या एम्प्लॉयज को या क्रेडिटर को दे दी है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये एक तरह का अजम्पशन है कि हमें लेकर चलना है कि अगर हमने जो एक्सपेंस इस साल में इंकर हुए हैं, चाहे हमने पे किए हैं ना किए हों, पर इंकर्ड हुए हैं इसी साल में, तो हमें इसे अपने बैलेंस शीट में इसी साल में दिखाना होगा। ऐसे ही रेवेन्यू के लिए होता है। रेवेन्यू इज दी revenue is recorded when sales are made or services rendered whether cash received or not. अगर हमने कोई चीज की सेल की है या किसी चीज की सर्विस दी है तो हमें हमें उस सेल्स को दिखाना होगा अपनी बैलेंस मतलब अपने अकाउंट या स्टेटमेंट्स में, और है ना, चाहे हमें उसके लिए बदले कैश मिला हो या ना मिला हो। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे हमें हमारा वही बात है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट करने में हेल्प होगी। अगर हम अभी की इनकम या है ना या फ्यूचर इनकम अभी कैलकुलेट मतलब नहीं बैलेंस या अपने अकाउंट में नहीं जोड़ेंगे तो उससे करेक्ट प्रॉफिट भी नहीं आएगा, जिससे हमें दिखाएगा कि हमें अभी सही प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब हम अभी कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर हमसे कुछ या फिर हम कोई गलती कर रहे हैं जिससे हम अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं जा पा रहे हैं। तो एक तरह से वो एक एरर की सिचुएशन क्रिएट कर देगा। तो हमें ये चीज़ भी नहीं करनी है, अपने जो एक्सपेंसेस हैं, इनकम है, उसे एक्रुअल कॉन्सेप्ट के थ्रू ही रिकॉर्ड करने चाहिए। तो ये हैं इसकी 3 अजम्पशन। आई होप आपको ये तीनों अजम्पशन समझ में आएंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट है हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, वो 14 प्रिंसिपल अब पढ़ते हैं। 14 नहीं 11 है, वो 11 प्रिंसिपल पढ़ते हैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मतलब तो आप सब जानते होंगे, बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। बिजनेस इज टू बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी या एंटायर बाय itself independent from the owner's entity. Each transaction is recorded from a point of view of the firm, not from the point of view of the owner. जैसे हम एंट्री बनाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने की, तो बनाते हैं कैश टू कैपिटल, क्योंकि कैश आया और कैपिटल में जिसने दिया हुआ है कैपिटल, यानी कि ओनर्स इक्विटी। तो हमें बिजनेस और बिजनेस के जो ओनर हैं उन्हें अलग करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने लगते हैं तो वो एक तरह से वो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, पर वो ओनर के लिए प्रॉफिट है क्योंकि वो इंटरेस्ट उसे मिलेगा। पर अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे और वो तो फिर ऐड होगा हमारे कैश में, यानी कि बिजनेस में, पर वो एज ए एक्सपेंस क्या किसका माना जाता है, वो माना जाता है ओनर का। तो बिजनेस को हमें हमेशा हमेशा हमें बिजनेस को और बिजनेसमैन को अलग करके चलना चाहिए, जिससे एक क्लियर विजन मिलता है हमें कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का कहना है।
दूसरा है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए जिससे हम अपने जो ट्रांजेक्शन है उन्हें एक्सप्रेस कर सकें और रिकॉर्ड कर सकें इन द बुक ऑफ अकाउंट। A unit of exchange or measurement is necessary to account for the transaction of a business enterprise in a uniform manner। अगर हम यूनिफॉर्म में नहीं दिखाएंगे, मतलब केजीज की चीज लीटर में है ना, एक चीज एक तरह हो गया जो हम यूनिफॉर्म नहीं ला पा रहे हैं। कोई चीज हमने केजी में लिखी है, कोई चीज लीटर में लिखी है, कोई चीज हमने डजन के हिसाब से लिखी है, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। अगर हमें मनी एक ऐसी चीज है जो यूनिफॉर्म तरीके से होती है, हम अमाउंट भी लिख सकते हैं कि हमने 5 किलो आटा खरीदा, इतने रुपए में आया, तो वो रुपये हैं, वो एक यूनिफॉर्म है, हम उसे एज अ डिनोमिनेटर ले सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का कहना है कि हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर रखना चाहिए बिजनेस में, एज जैसे मनी होता है या कैश होता है, जिससे हम हर चीज को एज अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज ले सकते हैं। जैसे कि कैश होता है, हम कैश के बदले कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। थर्ड है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए ये बिजनेस है और बिजनेस की पूरी लाइफ है, ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, पर अगर मान लीजिए हम लगातार इसके अकाउंट बनाते जा रहे हैं, पर हम उस अकाउंट को असरटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल रहे हैं, ना बैलेंस शीट बना रहे हैं, ना फाइनेंशियल पोजीशन निकाल रहे हैं, हमने सोचा कि बिजनेस के एंड में बनाएंगे, पर वो बिजनेस खत्म ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या होता है, बिजनेस है उसके जो अकाउंट से वो जुड़ते चले जाएंगे और लास्ट में हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि रूम भर के एक बुक ऑफ अकाउंट मिलेंगे और हमें उसे जोड़ना पड़ेगा, और लास्ट में जो निकालना होगा फाइनेंशियल पोजीशन, जो कि कभी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि हमें इतना मतलब बिजनेस ऑफ, मान लीजिए कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस रन कर रहा है और उसका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत लंबा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका जो मतलब हम उसको फ्यूचर मतलब प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, फ्यूचर है ना, फ्यूचर में बैलेंस शीट निकाल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, इसका जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसका कहना है कि हमें इन्हें गैप में बांट देना चाहिए। ये गैप मे बी 1 ईयर का होना चाहिए और 12 मंथ्स, ठीक है, और इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। ये है ना, अकाउंटिंग ईयर बहुत दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फिजिकल, दूसरा होता है, एक तो जो हमें फाइनेंशियल ईयर में बांटना चाहिए, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है अकाउंटिंग। फिजिकल होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये फिजिकल होता है, जिससे हमारा जो बजट निकलता है वो इसी ईयर में निकलता है इसी तरह से, और जो फॉलो करते हैं हम वो फिजिकल ईयर होता है। और जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो ये दो होते हैं फिजिकल और अकाउंटिंग ईयर, और हमें यही बिजनेस के साथ करना चाहिए कि हमें उसे 1 ईयर के गैप में, जिससे हम अपने ईयर टू ईयर के जितने भी एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट निकाल सके, फाइनेंशियल पोजीशन निकाल सके, हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है, सक्सेस की तरफ जा रही है ना, या फिर लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एक अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का कहना है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब है कि हमें, डिस्क्लोजर का मतलब होता है ओपन, हमें सब कुछ ओपन कर देना चाहिए, चाहे कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो या सब कुछ। जैसे पहले प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, The principle requires that all significant information relating to the economic affairs of enterprise should be completely disclosed, यानी कि ओपन। जो हमें बिजनेस रिलेटेड इकोनॉमिक अफेयर्स की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, स्टेटमेंट होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, वो हमें कंपनी को शो करने होते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल या ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको हर हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसमें कैश फ्लोज, बैलेंस शीट, है ना, सब कुछ मिल जाएगा उसमें। क्यों कंपनी, ये गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सब कंपनी को ऑर्डर दिए जाते हैं कि उन्हें अपने जो ये हैं, जो अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट, ये इन्हें रिलीज कर रहे होते हैं। इससे क्या है, जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें एक क्लियर व्यू मिल पाता है कि हाँ कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रोथ कर पाएगी नहीं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर अदर जो यूजर्स होते हैं एक्सटर्नल, है ना, बैंक्स वगैरह, गवर्नमेंट होती है, ताकि उनसे करेक्ट टैक्स करवा सके अरेंजमेंट, तो इस तरह से ये फुल डिस्क्लोजर होता है। जैसे मान लीजिए कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब बिग अमाउंट ऑफ जो एसेट हैं वो किसी कोर्ट केस में अटके हुए हैं, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, है ना, हम किस मेथड से अपना जो वैल्यूएशन स्टॉक करते हैं,
या फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, है ना, ये कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न डाउन मेथड या फिर जो स्टैटिक मेथड होता है वो अलग। फिर इसके बाद आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल इज द एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, यानी कि ये अपोजिट होता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का। इसका कहना है सिर्फ इट फोकसेस ऑन मटेरियल फैक्ट ओनली, मटेरियल यानी कि सिर्फ हमें फोकस करने वाली चीज़ों पे को ही रिकॉर्ड करना चाहिए, और प्रेजेंट करना चाहिए, ना कि हमें बाकी सब चीज़ों को क्योंकि उससे क्या होता है वेस्टेज ज़्यादा होती है रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटिंग एंड प्रिपेयरिंग में। तो इमर्टलिटी प्रिंसिपल का कहना है, क्योंकि कंपनी में कभी कई कई बार ये होता है कि वो मटेरियल फैक्ट्स पे ध्यान नहीं देते हैं और बाकी सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग एंड प्रिपरेशन में। तो मटेरियल फैक्ट्स का ये भी कहना है। उसके बाद आता है कंजर्वेटिज्म, मतलब होता है प्रूडेंस। प्रूडेंस का कहना है इट डेवलप्स guidance of recording transaction in the book of account and it is based on the playing safe, कि हमें हर चीज को रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें एक भी चीज को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन दी बुक ऑफ अकाउंट एंड बट ऑल दी एंटिसिपेटेड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। जैसे मान लीजिए हमें जैसे प्रोविजन बनते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्ट, है ना, और भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये एंटिसिपेटेड लॉसेस होते हैं, ये हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। जितने भी मतलब लॉस बाय फायर हो गया, ये सब क्या है एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, ये हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, हमें रिकॉर्ड करने चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है अगर हम ये जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं, ये अगर हम मान के चलिए कोई हमने डेप्टर माना हुआ है पर हमने उसके ऊपर प्रोविजन बना हुआ है, पर हमें पता है कि मतलब मान लीजिए कि ये आगे जाके मैं फ्यूचर में पे नहीं करेगा, है ना, पेमेंट, तो फिर हमें उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो हमें जो अपने जो एंटिसिपेटेड लॉसेस हैं उन्हें मान के चलना चाहिए, पहले से ही प्रोविजन बना के रखनी चाहिए कि हाँ, जैसे कि हम फायर इंश्योरेंस कराते हैं, है ना, क्यों अगर मान हमें आशंका है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, तो हमें उससे पहले ही उसका एक इंश्योरेंस कराना चाहिए कि जब तक ये गोडाउन में रहे उसका इंश्योरेंस रहे, अगर इसमें आग लगी तो हमें कम से कम पैसे तो मिल जाएंगे। तो हमें ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस को पहले ही बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और जो एंटिसिपेटेड गेन्स हैं उन्हें इनको इग्नोर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपेंसेस अगर एक बार इंकर हुए तो मैं आपको नुकसान ज़रूर होगा, पर इनकम हुई तो अगर मान लीजिए इनकम भी हुई तो उससे आपको चाहे फ़र्क, चाहे आपकी इनकम प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े, पर आपको नुकसान ज़रूर देखना चाहिए। अगर क्योंकि आप अगर प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान देंगे नुकसान पे नहीं, तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये कंजर्वेटिज्म का कहना है। इसके बाद है सेवंथ, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब कहना है कि हमें हर चीज़ को उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि बेसिक कॉस्ट पे, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे रिकॉर्ड करना चाहिए कि हमने उसे कितने में खरीदा, प्लस उसका रिपेयर, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलिंग, है ना, एसेट रेडी टू यूज, सब चीज़ को ऐड करके लिखना चाहिए। फिर बाद में जो ईयर वाइज जो डेप्रिसिएशन लगता है वो सब। इससे क्या होता है जो मशीनरी होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या हमें पता चलता है। फिर है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का कहना है जो हमारे एक्सपेंसेस हैं इनकट होते हैं अकाउंटिंग पीरियड में, शुड बी मैच विद रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में एक दो चीज़ें आती हैं, पहली आती है इनकम और साथ ही साथ आते हैं हमारे प्रॉफिट। प्रॉफिट प्लस इनकम बनके रिवेन्यू होता है, जो जानते हैं रिवेन्यू का मतलब सेल्स होता है ना। अब जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर कर लेता है इनकम पार्ट, क्योंकि वो बराबर होता है, पर जो बचता है वो होता है प्रॉफिट। तो जो हमारे जो रिवेन्यू जो इन दोनों को प्लस होके होना चाहिए वो हमारे एक्सपेंसेस के बराबर बैठना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करता है तो मतलब आपको जो है वो या तो प्रॉफिट कम आया है या फिर आपने रिकॉर्डिंग में कुछ गलती की है। To note that the profit of the during accounting period we deduct the expenses from the revenue earned। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि हमें एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट मिल रहा है। फिर आता है डुअल एक्सेप्ट प्रिंसिपल। आप जैसे जानते हैं कि हर चीज का इफेक्ट दो जगह पड़ता है। एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स one side of a one side one account of a debit side and another account of credit side। तो इसी तरह से दो जगह इफेक्ट डालता है, एक अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है,
जैसे कि हमने मशीनरी खरीदी क्रेडिट पे, तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जो क्रेडिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे और यहाँ पे मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी। या हमने मान लीजिए कैश में हमने खरीदे स्टॉक, तो स्टॉक आ गया 9 लाख का, पर यहाँ से 9 लाख रुपए घट जाएंगे। इस तरह से ये डुअल इफेक्ट डालते हैं। फिर इसके बाद है रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल। Revenue recognition for a business transaction should be included record only when realized। हमें रेवेन्यू को हमेशा तब रिकॉर्ड करना चाहिए, रेवेन्यू का कहना है, जब हम उसे रियलाइज मान लें। मान लीजिए रियलाइज कैसे होगा, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है। मान लीजिए आपने एक ऑर्डर मिला, वो है 1 जनवरी को मिला, और आपने 16 फरवरी को आपने उसे सप्लाई किया, और 4 मार्च को आपको उसकी पेमेंट मिली। पर आप उसे कब मानेंगे उसे कि आपने सेल्स किया है? वो मानेंगे आप 16 फरवरी को। क्यों मानेंगे? क्योंकि वहां से क्या है, ओनरशिप ऑफ गुड ट्रांसफर हो गई है। अगर गुड्स भेज दिए हैं, उन्होंने रिसीव भी कर लिए, तो मतलब वो गुड्स अब उनके हुए, चाहे वो उनमें आग लगे या वो बिक जाए या गिर जाए, तो वो उनकी गारंटी होगी। पर आपने तो अपनी तरफ से ट्रांसफर कर दिए हैं, तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो अब आप उसे अपनी सेल्स मान सकते हैं। मगर आपको ऑर्डर मिल चुका है, आपने ट्रांसफर नहीं किया है, तो तब तक वो आपके पास है, जब तक ओनरशिप आपके पास है तब तक आप उसे सेल नहीं कर सकते। ये रिवेन्यू रेगुलेशन का प्रिंसिपल का कहना है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, वेरिफिकल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। इसका मतलब है जो हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एडवाइस एविडेंस। तो जो भी हम अपनी जो एंट्री बनाते हैं, परचेज की, फर्नीचर परचेज की, एसेट परचेज की, रॉ मटेरियल परचेज की, तो हमें ये एक एविडेंस की सपोर्ट के एविडेंस में रखना चाहिए। एक कोई भी मान लीजिए इनवॉइस हुआ या फिर वाउचर्स हुए, इनके बेस पे ही हमें एवरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक प्रूफ जनरेट होता है कि ये एक वैलिड ट्रांजेक्शन है। जैसे कि आप कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में हम खरीदते हैं या फिर ज़्यादा कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं, तो आपको बिल मिलता है, वो क्या होता है, इनवॉइस होता है। तो आप उसे एक वैलिड प्रूफ भी पॉइंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी पे केस करना है कि हमने ये चीज़ खरीदी और ये नकली निकली है, तो आप उसे कोर्ट तक भी ले जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी फायदेमंद चीज़ है कि एक वेरिफिकल ऑब्जेक्ट होने से क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन वैलिड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो, ये आपकी वीडियो हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपको लर्न करने में मदद करेगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। और आगे आपको और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।